गुरुदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। ये प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम गुरु गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पुनः इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे और समझते हैं नाद सूत्रों को थोड़ा सा और आगे बढ़ के गंभीरता से। उससे पूर्व छोटी सी साधना करेंगे। सभी लोग आंखें बंद करके बैठ जाइए। पूरे शरीर का अवलोकन करें। पूरे शरीर के प्रति सजग बने। जहां कहीं भी तनाव खिंचाव हो, आप धीरे धीरे उनसे मुक्त होते जाएं। रिलैक्स और रिलीज करें। शरीर को बिल्कुल ढीला और आरामदेह रखें। अब धीरे से अपने श्वास पे आइए। सामान्य श्वास प्रश्वास। आप देखिए श्वासों को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सजग बनिए। धीरे धीरे अंतर्मुखी होते जाएं। मन में क्या हो रहा है, सजग बने। आज मन में कोई संकल्प करें। कोई भी संकल्प। आप आगे क्या होना चाहते हैं। 10 साल बाद अपने आप को क्या देखना बनना चाहते हैं। कल्पना कीजिए। आज से 10 साल बाद आप जो भी जिस भी स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, आप जैसा होना चाहते हैं वैसा अपने आप को देखिए।
बहुत स्वाभाविक कल्पना अपने आप को भविष्य में देखें जो आप देखना चाहते हैं, जिसमें आपको आत्मसंतोष हो, जैसा होने की आप सपना या परिकल्पना करते हैं। जैसा भविष्य आप चाहते हैं। पूरे हृदय से हृदय के अंतरीम भावों से उसे शब्द दे, उन कल्पनाओं के लिए अच्छा संकल्प करें। जैसे वो होना ही है। हृदय के भावों से उसे दोहराएं। अब वापस अपने श्वास प्रश्वास पे आए। हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओ ओम असतो मा सतो मा मया सद्गमया तमसो तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मया मृत्योर्मा मृत्युञ्जमया ओम ॐ शांति शांति शांति। शान्तिः। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंख पे रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। हम लोग कल वर्ण प्रपंच के बारे में अध्ययन कर रहे थे। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि वर्ण प्रपंच का अर्थ क्या है। आप सबको दिख रहा है? हाँ जी, फुल सिंगल स्क्रीन है वो। स्क्रीन सिंगल स्क्रीन नहीं है। क्या क्या नहीं है? सिंगल सिंगल स्क्रीन नहीं है। सिंगल स्क्रीन नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, मैं फिर से करता हूँ।
अभी ठीक है? हाँ जी। तो मैंने कल आप लोग को वर्ण प्रपंच के बारे में बताया कि मातृका रहस्य का सबसे पहला पार्ट है वर्ण प्रपंच। वर्ण का अर्थ जाति नहीं होता है, वर्ण का अर्थ विशिष्टता होता है। जैसे हम कहते हैं ये रक्त वर्ण का है, ये श्वेत वर्ण का है। वर्ण हमारी विशिष्टता को बतलाने वाला विशेषण है। और कोई भी शरीर या कोई भी जीव किस क्षमता से परिपूर्ण है, ये उसका वर्ण बताता है। इसलिए ज्योतिष में हम लोग वर्ण भी निकाल निकाल सकते हैं। किस व्यक्ति का वर्ण क्या है, उसके जन्म स्थान, दिन और समय के आधार पे उस व्यक्ति का वर्ण तय होता है। आप योद्धा होकर के क्षत्रिय हो सकते हो, आप ज्ञानी होके ब्राह्मण हो सकते हो, आप चतुर व्यवसायी हो सकते हो, या भक्त सेवादार हो सकते हो। ये चारों ही सद्गुण आपकी वर्ण व्यवस्था में है। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी ये जन्मगत नहीं है, ये जातिगत नहीं है, ये जन्मगत है, कर्म प्रधान है। और बाद में धीरे धीरे कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से, कुछ हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, वहां पे डिवाइड एंड रूल हुआ, और धीरे धीरे ये व्यवस्था जाति व्यवस्था की घृणित रूप में बिखरती चली गई। क्या आपको पता है जो सरनेम आप लगाते हो, आज से 200 साल पहले कोई भी सरनेम नहीं लगाता था। 18वीं शताब्दी में सरनेम का प्रारंभ हुआ। जैसे ये सरनेम आप लगाते हो ना, श्रीवास्तव, द्विवेदी, चतुर्वेदी, है ना, ऐसा जो तिवारी, ऐसा जो सरनेम का कहानी है ना, ये 200 साल से पहले नहीं था। आपके 8-10 पीढ़ियों के पहले, 10 पीढ़ियों के पहले कोई नहीं लगाता था इसको। ये अंग्रेजों ने अपने काम को आसान करने के लिए सभी कुटुंबों को कहा, सभी जातियों को कहा कि आप लोग पहचाने जाओ, क्योंकि उनको जरूरत थी पहचान की। आप नाम के आगे सरनेम, क्योंकि यूरोप में सरनेम की प्रथा थी। यूरोप में कुटुंब को पहचानने के लिए सरनेम अनिवार्य था। हमसे बुरी स्थिति में जाति प्रथा यूरोप में थी। ये लोग अपनी बात तो बताएंगे नहीं। हमसे नष्ट भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था यूरोप में थी। यूरोप में सरनेम आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सरनेम ना हो तो आप आपका जो सरनेम है, जो थर्ड नेम है, उस आप जब हवाई जहाज की यात्रा करते हो, विदेश जाते हो, आप वीजा आपका लगेगा, हर जगह सरनेम को आगे रखा जाता है। जैसे रमेश शर्मा नाम है तो शर्मा रमेश ऐसे लिखा जाएगा आपकी वीजा में। तो सरनेम को पहले रखा जाता है कि आप किस जाति से हो, किस कुटुंब से हो, वो पहले, और उसके बाद आपका नाम। हमारे यहाँ ये प्रथा कभी नहीं था।
ये व्यवस्था सनातन व्यवस्था थी ही नहीं। हमारा नाम यदि सुशील है तो सुशील ही था, बहुत ज्यादा तो सुशील कुमार, सुशील प्रभात, सुशील गणेश, ऐसे नाम होता था। कोई जाति बोधक सरनेम की कोई व्यवस्था हमारे यहां कभी नहीं थी। बाद में 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार हमें सरनेम लगवाया। कोई चतुर्वेदी लिखने लगा, और ये स्वेच्छा से लोगों ने लिखा। इसमें किसी का वो था नहीं। जिसको कुछ नहीं समझ में आया, सिंह लिख लिए टाइटल, लिखते गए। और उस तरह से अंग्रेजों को हमें शेड्यूल्ड करने में, हमें जब हमारे ऊपर कॉलोनी थी, उनकी व्यवस्था बनाने में उनको सुविधा थी। लोग कुछ भी रखते रह गए नाम। यही चतुर्वेदी चौबे कहलाने लगे, यही त्रिवेदी तिवारी कहलाने लगे, यही द्विवेदी जो है वो दुबे कहलाने लगे, पंडित पांडे कहलाने लगे। ये जितने भी सरनेम है, ये विकृत होता गया। और अब अनिवार्य रूप से स्कूलों में हर जगह सरनेम की प्रथा होती है। मेरी कहो तो मैं इसे मूर्खता ही मानता हूं। मेरे पिताजी भी मेरे नाम के आगे अपना सरनेम नहीं रखे। मेरा नाम है जैसे राजेश राज, अब राज लिख दिया। अब पहचानते रहो कौन सा राज है, कौन सी जाति है। नाम देख के तो मेरी जाति कोई नहीं पकड़ सकता। राजेश राज नाम है। और संभवतः मेरे पिता इस मामले में दार्शनिक थे। नामों से जाति बोध नहीं होना चाहिए, आपके कर्मों से होना चाहिए। जो व्यक्ति किसी कपड़े के फैक्ट्री में काम करता हो, फैशन डिजाइनिंग करता हो, उसे आप जुलाहा क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो फैशन डिजाइनिंग कर रहा है, इसलिए वो जुलाहा नहीं है। ये यही जो गलत सोच है लोगों की। अगर हम कर्म से किसी कोई व्यक्ति सुनार है और कर्म से कोई व्यक्ति लोहार है, तो लोहार अपने आप को नीचा समझे, सुनार अपने आप को ऊपर समझे। यही यही भ्रांति, गलत चीज समाज में पैदा हुआ कि सुनार अपने आप को ऊंचा समझने लगे और लोहार अपने आप को नीचा। और मजे की बात देखो, जाट है हमारे यूपी में फॉरवर्ड और हरियाणा में बैकवर्ड, लड़ रहे हैं जाट आरक्षण के लिए कि हमको जो है बैकवर्ड रखा जाए, हमें बैकवर्ड बनाया जाए। तो ये जो व्यवस्था है, ये अंग्रेजों ने हमारे भीतर बड़ी लचर सी व्यवस्था कर दी। ये क्षेत्रीयता, ये जातिवाद, हम पहले अगर सतयुग के दौरान अगर हम देखें जाति व्यवस्था में, तो जाति थी मनुष्य जाति, गंधर्व है, किन्नर है, पिशाच है, प्रेत है। जाति आपके संस्कारों के और कर्मों के आधार पे होना था। जन्म में क्या रखा है? अच्छे अच्छे ब्राह्मण कुलों में नारकीय प्रेत पैदा लेते हैं, नाम के आगे चतुर्वेदी लिखने से वो चारों वेदों के ज्ञाता नहीं हो जाते। इसीलिए ये व्यवस्था कहीं ना कहीं विकृत व्यवस्था पिछले 200 सालों से चली आ रही है। हमें जब ये शब्द, आप सनातन में पुस्तकों में वर्ण शब्द देखते हो, वर्ण व्यवस्था, तो इसको जातिगत बिल्कुल मत समझो। वर्ण हमारी विशिष्टता है। वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है
कि हम किस विशेषता को लेकर के आए हैं। यह शब्द है वर्ण प्रपंच। जो वर्ण प्रपंच है, प्रपंच का मतलब क्या होता है? संसार, इसका जो लीला है, इसका जो खेला है। वर्ण अपने साथ अपने जो तामझाम को लेकर के आया है, तो वे प्रपंच शब्द है। वर्ण हमने बताया कि 50 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में भी 36 है, 36 वर्ण है, लेकिन संस्कृत में 50 है। चाहे साउथ इंडिया चले जाओ, चाहे आप नॉर्थ चले जाओ, आपकी शैली चाहे बंगाली हो चाहे तमिल हो, लेकिन संस्कृत में आप तमिल में लिखोगे या बंगाली में लिखोगे या मराठी में लिखोगे, 50 ही वर्ण है ना, 50 वर्ण है। यानी कुल मिलाकर के हम लोगों को 50 विशिष्टता, यानी वाइब्रेशंस, जो कॉस्मिक वाइब्रेशंस हैं, उसको 50 भागों में 50 अलग अलग विशिष्टता के आधार पर, इसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी और कई गुणों के आधार पे उसको 50 रूप में बांटा गया। 50 प्रकार के वर्ण होते हैं। वैसे 52 होते हैं, पता है। 51वां वर्ण होता है प्रकाश, और 52वां वर्ण होता है प्रकाश का प्रवाह। 51th वर्ण होता है लाइट, और 52 वर्ण होता है फ्लो ऑफ लाइट। 52 वर्ण होते हैं टोटल। इसको हमारे पुराणों ने अलग अलग कहानियों के माध्यम से इस बात को बताया है। जैसे शिव पुराण में सती की कथा है कि जब सती ने आत्मदाह कर लिया था और शिव सती के लाश को अपने कंधे पे लेकर तांडव करने लगे, तो विष्णु के सुदर्शन से सती का जो ये शरीर था वो 51 टुकड़ों में बंटकर अलग अलग जगहों पर गिरा, जिसे शक्तिपीठ कहते हैं। ये 51 वर्ण कहलाए, इसीलिए 51 वर्ण होता है। 50 बैखरी या बोले जाने वाला, और 51वां प्रकाश। 52वां जोड़ दें तो प्रकाश का प्रवाह। इतने शक्तिपीठ है। यदि आप अपने चक्रों के बीज मंत्रों को देखेंगे तो बीज मंत्र भी आपको 52 दिखेंगे। जैसे आप जोड़िए 4 मूलाधार का, 4 पेटल है ना मूलाधार में, 4 पेटल होते हैं ना मूलाधार के, 6 स्वादिष्ठान का, तो कितने हो गए? 10। आप लोग साथ साथ जोड़ो। फिर मणिपुर का 10 और जोड़ दो, कितने हो गए? 20। फिर अनाहत का 12 जोड़ दो, कितने हो गए? 32। फिर विशुद्धि का 16 जोड़ लो, कितने हो गए? 32 और 48। 16 48। और आज्ञा चक्र का 2 जोड़ लो, 50 हो गए ना। तो ये हमारे वर्ण हैं बच्चों। चक्र के जो पेटल्स हैं ये हमारे वर्ण हैं। हमने पिछले दिन जब मैं प्राणमय कोश पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था आपको कि ये जो हमारे चक्र हैं, हमारे साइकोलॉजी के या हमारे चरित्र के, हमारे पर्सनालिटी के अलग अलग आयामों को बताते हैं। जैसे मूलाधार चक्र, ये सेंटर है हमारे जो भी इंस्टिंक्ट है उसके, सेंटर ऑफ इंस्टिंक्ट कहलाता है। जो स्वादिष्ठान है सेंटर ऑफ डिजायर कहलाता है। मणिपुर है सेंटर ऑफ एक्शन या डायनामिज्म कहलाता है। जो हृदय है, हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र है, वो सेंटर ऑफ इमोशन कहलाता है। विशुद्धि सेंटर ऑफ
सेंटर ऑफ नॉलेज कहलाता है, और आज्ञा चक्र सेंटर ऑफ इंट्यूशन कहलाता है। तो ये हमारे इच्छा, ज्ञान और क्रिया के अलग अलग केंद्र हैं, जो हमारे पूरे चरित्र, व्यक्तित्व का, हमारी पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं। और उनके जो पेटल्स हैं वो हमारे वर्ण का निर्माण करते हैं। हमारे जो वर्ण होते हैं उस आधार पे हमारे पेटल्स मजबूत होते हैं, उसी आधार पे हमारा व्यक्तित्व होता है। और ये जो वर्ण प्रपंच है वो हर पेटल में एक निश्चित, एक संस्कृत अल्फाबेट होता है। हर पेटल का एक निश्चित अल्फाबेट होता है। जैसे आज्ञा चक्र का हंग छंग है, विशुद्धि का अ आ ई ई री री ऐसे करके उसके 16 है। ठीक है, इसी तरह सारे चक्रों का है। तो जैसे ये शरीर का निर्माण वर्ण से होता है, वैसे ही दुनिया की हर चीज, फूल पत्ते, कोई जीव, सब वर्ण से बने हैं, सब वर्ण है। और सबके अंदर इसी वर्ण का परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको वर्ण प्रपंच शब्द दिया गया। पेड़ पौधा पत्थर पानी, ये सारे वर्ण है, सारे वर्ण का खेल है, सारे वर्ण के प्रपंच है। इसके लिए मैं एक पुस्तक आप लोग को ये दिखा रहा हूं। ये पुस्तक दिख रही है? हाँ या ना बोले, ये पुस्तक दिख रही है? जी गुरुजी, कामधेनु जी गुरुजी। तंत्रम। कामधेनु तंत्र। कामधेनु तंत्र। ऐसे तो सबसे बेस्ट किताब है मालिनी विजय तंत्र। मालिनी विजय तंत्र की मैं बहुत तारीफ करता हूं, क्योंकि ये उपनिषदों से बहुत मैच खाता है। मालिनी विजयोत्तर तंत्र ये भी बहुत सुंदर है, लेकिन ये कामधेनु तंत्र ये मुझे बहुत प्रिय है। मालिनी विजयोत्तर तंत्र बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये छोटी पतली सी किताब है ना, कामधेनु तंत्र। अब मैं ये किताब आपको क्यों दिखा रहा हूं? ये कामधेनु तंत्र जो है वो, उसमें सारे लेटर्स, अ के ऊपर एक चैप्टर, आ के ऊपर एक चैप्टर, ई के ऊपर एक चैप्टर, ई के ऊपर एक चैप्टर, ऐसे इसके 52 चैप्टर हैं अलग अलग लेटर्स पे, अलग अलग लेटर्स पे। और अलग अलग वर्ण की विशेषता बताई गई है। अ मतलब क्या, और मतलब क्या विशेषता, किस तरह का वाइब्रेशन, किस तरह का विशेषता। तंत्रों में इसकी बहुत बहुत ज्यादा व्याख्या, बहुत बहुत विशाल व्याख्या है। अधिकांशतः तंत्र, आप यूं कहें कि तंत्र का 50% वर्ण ही है। वर्ण समझ गए तो 50% तंत्र समझ गए। वर्ण प्रपंच। तो अब हम लोग आज का सूत्र पढ़ेंगे। मेरी बात दोहराएंगे। मातृका वर्ण देवता शक्ति प्रवाहस्य बीजारूपाणि। मातृका वर्णदेवता शक्तिप्रवाहस्य बीजारूपाणि। एकः वर्णदेवताः शक्तिप्रवाहस्य बीजारूपाणि। तो यहां पे बताया जा रहा है कि मातृका वर्ण देवता, मातृका क्या है? वर्ण की का देवता, यानी दिव्यता है। देवता का अर्थ होता है दिव्यता, उसके अंदर की डिविनिटी।
देवता शब्द दिव्य शब्द से बना है। दिव्य शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, दिव्यता। तो वर्ण, मातृका वर्ण देवता, मातृका क्या है? वर्ण की दिव्यता है। शक्ति प्रवाहस्य, जो शक्ति की प्रवाह करते हैं और जो बीज रूप में होते हैं। शक्ति का प्रवाह होना, बीज रूप में होना, वर्ण की दिव्यता का होना, ये मातृका का कंप्लीट डिफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछे कि मातृका का डिफिनेशन दीजिए, तो ये मातृका का सर्वोत्तम डिफिनेशन है। मातृकाः वर्ण देवता, वर्ण के भीतर की शक्ति, वर्ण के भीतर की देवी। शक्ति प्रवाह से, जो शक्ति को प्रवाहित करे, फ्लो करे, और जो बीज रूप में, जो सीड के फॉर्म में उसमें निहित है। क्यों सीड है? वर्ण के भीतर मातृका सीड रूप में कैसे है? जैसे एक पूरा का पूरा पेड़ एक बीज में है। मानो कल को कोई एलियन जो पृथ्वी को ना समझता हो, उसको आप बीज पकड़ा के कहें कि पता ये बीज पकड़ो, ये पूरा का पूरा पेड़ है, तो एलियन बोलेगा कि भाई ये तो एक छोटा सा बीज है, वृक्ष तो आपके यहां बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े वृक्ष इस छोटे से बीज में कैसे समा गया? इस छोटे से बीज में आप उसको टेलीस्कोप से देखोगे, उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे, उसका ट्रांसलेट करोगे, उसे कटपिट करोगे, उसमें कोई वृक्ष नहीं दिखेगा। तो कहोगे कि कहां, आप तो झूठ बोल रहे हो। अगर किसी को नहीं पता हो तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा कि यही छोटा सा जो एकदम इन्ना सा बीज इतने बड़े विशाल वृक्ष की जननी है, मातृका है, उनकी माता है। इतना विशाल वृक्ष की माता ये छोटी सी बीज, क्या बात करते हो? पर वास्तविकता है, इतने विशाल बरगद का वृक्ष और बरगद का बीज इतना सा नन्हा सा। इसीलिए वो बीज है, इसीलिए वो सीड है। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। वृक्ष दिखता नहीं फिर भी बीज में होता है। बीज में वो बीज का भविष्य है, बीज में छुपा हुआ है, बीज की संभावना है। तो मातृका शक्ति हमारे वर्ण में इस प्रकार से छुपी है जैसे बीज हो। वो उसकी शक्ति की प्रवाहणी है, वो बीज रूपा है। तो ऐसे समझो कि शक्ति इसी मातृका से वर्ण बनता है, और वर्ण से अलग अलग चीजें बनती है, अलग अलग वस्तुओं और पूरी दुनिया का निर्माण होता है। वर्ण हमारी चेतना का एक स्मॉल पॉकेट है, एक यूनिट है, जो मैनिफेस्ट रूप फॉर्म में है। इसी वर्ण से शब्द बनता है, वर्ण से शब्द बनता है। शब्द क्या होता है? शक्ति के प्रवाह का वाहक होता है। कोई कोई मीडिएटर होता है जिससे शक्ति आसानी से फ्लो करे। वो मीडियम जिसमें शक्ति, मातृका शक्ति फ्लो हो, उसको हम लोग शब्द बोलते हैं। तो वर्ण से क्या बनता है? शब्द। शब्द से क्या बनता है? शब्द से दो तीन चीज बन सकता है, वाक्य, पद और मंत्र। शब्द से तीन चीज बनती है। थोड़ा सा अगर हम लोग लिटरेसी पे आ जाएं, व्याकरण में आ जाएं, तो जैसे एक शब्द है, एक शब्द मान लो काला,
ब्लैक। काला शब्द में कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। कहोगे क ल नहीं, क आ ल आ, 2 व्यंजन है, 2 मात्राएं हैं, ठीक है। 2 कॉन्सोनेंट है और 2 वोवेल है, काला। और शब्द क्या बना? काला। यानी 4 वर्ण मिल करके एक शब्द बनाए काला। अब ये काला जो है, इसका प्रयोग करते हुए हम एक वाक्य, कई शब्दों को जोड़ करके वाक्य बना सकते हैं, या उसको जोड़ करके पद, पद मतलब होता है कविता का जो 2 लाइन कंप्लीट होता है ना, उसको पद कहते हैं। जो एक खास अलंकार में होता है, कुछ खास तारतम्य में होता है, कुछ खास रिदम में होता है, उसको पद बोलते हैं। मंत्र, मंत्र उसको बोलते हैं जो कोई खास तरह का वाक्य, जो शब्दों को कुछ विशिष्ट नाप तौल करके मात्रा में और उसके कैलकुलेशन के आधार पे रखा गया है, वो मंत्र कहलाता है। तो वाक्य से भी श्रेष्ठ पद होता है और पद से भी श्रेष्ठ मंत्र होता है। तो शब्द से ये 3 चीज बनता है। तो कह रहे हो, कहोगे गुरुजी तो बहुत साधारण बात आप बता रहे हैं, इसमें ये तो क्लास 4-5 का बच्चा इसको व्याकरण में पढ़ता है, इसमें हमारे जानने जैसी क्या बात है? हमारे आपके जानने जैसी बात है। वर्ण जो जो शक्ति का मैनिफेस्टेड फॉर्म है, मातृका शक्ति का मैनिफेस्टेड फॉर्म है, जो चेतना की यूनिट है, वो शब्द क्रिएट कर रहा है। तो ये केवल हम लोग जो लिख रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम संसार की बात कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर हिंदी कम संस्कृत शब्द है पदार्थ। पदार्थ आप लोग सुने हो? पदार्थ शब्द कोई बताएगा पदार्थ का अर्थ क्या होता है? आपने मटीरियल, मटीरियल। यस, यस। अब इस शब्द को देखो, पदार्थ को हम लोग कहते हैं मटेरियल, एनी मटेरियल मैटर, है ना, उसको पदार्थ बोलते हैं। पद अर्थ, पद का अर्थ पदार्थ, पदार्थ को मटेरियल बोलते हैं। कभी आपने सोचा इस संस्कृत में पदार्थ को, पद अर्थ को मटेरियल बोला जाता है? ये कौन सी बात हो गई? कोई सब्सटेंस को आप पदार्थ कहते हो? पद, पद वो पद जो शब्दों से बना है, वो शब्द जो वर्णों से बना है। जो वर्ण से शब्द बनना, शब्द से पद बनना, वाक्य बनना, और सब्सटेंस मतलब पदार्थ। हाँ श्रीवास्तव जी पूछे। जी ये मेरे को अपना पुराना एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है कि जब हम लोग स्पेक्ट्रल एनालिसिस करते थे, स्पेक्ट्रोग्राफ बनाते थे मटेरियल का, सो दैट वाज बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। तो पद जब हम ठीक से उच्चारण करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी वो सिंबलाइज करेगी उस पर्टिकुलर मटेरियल को। एग्जैक्टली यही मैं आपको, आप लोग को बताना चाह रहा था कि जब हम लोगों, जब कोई वर्ण एक खास हार्मनी में उतरता है, जब कई सारे शब्द मिलकर कई खास हार्मनी में उतरते हैं, तो वो पद बनाते हैं। यानी जब बहुत सारे वाइब्रेशंस यानी मात्रिका आपस में मिलकर के, यानी मात्रिका से वर्ण बना, वर्ण आपस में मिलकर के शब्द बनाते हैं, और शब्द आपस में मिलकर के कुछ खास हार्मोनाइज्ड फॉर्म में वो मैटर बन जाता है, वो सब्सटेंस बन जाता है, वो कोई वस्तु बन जाती है। यानी जैसे एटम कंपाउंड होता है, कंपाउंड होकर के वो कोई एलिमेंट बनता है। पहले पहले एटम अस्थिर होता है, स्थिर नहीं होता है।
है ना। ऑक्सीजन का एक एटम अपने आप में स्थिर नहीं है, वो O2 बनता है, वो कंपाउंड बनता है। पहले पहले कई मात्रिकाएं अस्थिर हैं, जो वर्ण है वो अस्थिर है, वो अपने आप में कोई अर्थ नहीं लिया होता है। तो पहले तो वो जैसे ऑक्सीजन O2 बनता है, उसी तरह से ये शब्द बनते हैं। वो दूसरों के साथ, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम और क्लोरीन का एक एक एटम अस्थिर है, तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन बांट लेते हैं। इनकी जो अंतिम ऑर्बिट है वो इलेक्ट्रॉन बांट लेते हैं और सोडियम क्लोराइड बन जाती है। उसी तरह क, ख या आ, ई कई बार अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखते, वो आपस में कंपाउंड बना लेते हैं, वो आपस में जुड़ के शब्द बना लेते हैं जो सार्थक होते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है। ठीक है। अब कंपाउंड जब सार्थक हो गया तो बहुत सारे मिलकर के एलिमेंट बना लेते हैं, अगर वो सेम हार्मोनाइजेशन में है तो। कई बार वो एलिमेंट नहीं बनता है, वो कई बार अलग अलग प्रकार के एटम के संयोजन से अलग अलग सब्सटेंस बनते हैं। उसी प्रकार से जैसे एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बना या एलिमेंट बना, उसी प्रकार से हमारे ये वर्ण पहले मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से फिर कंपाउंड या एलिमेंट बनते हैं। साइंस भी यही कह रहा है, हम भी यही कह रहे हैं कि जो जो सब्सटेंस बना वो वर्ण से शब्द बना, शब्द से पद बना। लेकिन हम कह रहे हैं जब शब्द से पद बनता है तो वो तीन प्रकार, एक सामान्य वाक्य होता है जिसको हम लोग गद्य कहते हैं। राम बाजार जा रहा है, ये गद्य कहलाता है, जब एक साधारण वाक्य हो। लेकिन कुछ विशिष्ट सब्सटेंस होता है, उसको पद कहते हैं। और कुछ अति विशिष्ट होता है, उसको हम लोग मंत्र कहते हैं। मंत्र इतना अति विशिष्ट होता है, जैसे कि यूरेनियम, यूरेनियम में से ऊर्जा निकलती है। अगर शुद्ध यूरेनियम रखा जाए तो वो खतरनाक हो सकता है। उसी यूरेनियम से एटम बम बनता है, हाइड्रोजन बम बनता है। ये ऊर्जा साबित उत्सर्जित करते हैं, इसमें से ऊर्जा निकलता रहता है और ये अपने आइसोटोप में चेंज होता रहता है। ऐसा ही मंत्र है, मंत्र में से ऊर्जा निकलती रहती है। अगर मंत्र को शुद्ध रूप में आप उच्चारण करेंगे, उसकी साधना करेंगे, तो कुछ आपके वर्ण में बदलाव आ जाएगा, कुछ विशिष्टता हो जाएगी, आपके भीतर एटम बम फूट जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, आपके भीतर भारी रूपांतरण हो जाएगा। तो मंत्र को आप न्यूक्लियर प्रोडक्ट मानिए, जिसमें ऐसी कुछ खास बात है जिससे कि फ्यूजन या फ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए वाक्य, पद और मंत्र, शब्द का समुच्चय, शब्द का को जोड़ते हैं तो ये तीन रूप में बनता है। तो स्वेटर पहन के जाओ, इसी बात को स्वेटर पहन लो, ठंड आप आ गया, आप लोग म्यूट हो ले ताकि सबको सुविधा होगी। देख लो इतनी जल्दी तो नहीं उठ के। क्योंकि बीच बीच में आवाजें होंगी तो आप लोग को ही दिक्कत होगा, तो बेहतर है कि म्यूट हो जाए। आवाज चलते चलते इस सूत्र को भी
देख लेंगे। ये सारे सूत्र बहुत गंभीर हैं, बहुत गहरे अर्थों वाले हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि मातृका रहस्य, मिस्ट्री ऑफ मातृका समझने के लिए सभी लोग पूरे एकाग्रता से बात को समझें। मेरे पीछे 2 बार बोलेंगे, दोहराएंगे। नाम रूप निर्माणस्य कारणम मातृका चक्रम। नाम रूप निर्माणस्य कारणं मातृका चक्रम्। नाम रूप निर्माणस्य कारणं मातृका चक्रम्। बहुत बढ़िया। अब ये जो वर्ण प्रपंच है, जिसको यहां एक नया शब्द दिया गया, मातृका चक्रम, ये दोनों एक ही बात है। आप वर्ण प्रपंच कह दे या मातृका चक्रम कह लीजिए, ये मातृका चक्र से नाम रूप का निर्माण होता है। अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, नाम और रूप मतलब क्या। कोई वस्तु, उसका आकृति कैसा है, जैसे जैसे कोई भी चीज, ये किताब ही है, देखो ये किताब जो है, ये किताब की आकृति, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या जाना जाता है, इसकी विशिष्टता क्या है, इसकी आकृति क्या है, इसका भार क्या है, इसका मास क्या है। ये जो भी अपने आप को, जो ये शक्ति जो अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है, जैसे ये कैंची भी एक शक्ति है जो अपने आप को कैंची के रूप में मैनिफेस्ट कर रही है। ये ग्लास एक शक्ति है जो अपने आप को ग्लास के रूप में मैनिफेस्ट कर रही है। यानी एक शक्ति, एक मातृका चक्र, एक वर्ण प्रपंच जो अपने आप को बाहर मैनिफेस्ट कर रही है। वो कैंची हो सकती है, वो ग्लास हो सकता है, वो किताब हो सकता है। उसके नाम और रूप अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि नाम और रूप में उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसके भीतर का एलिमेंट इन कंपाउंड है। यही बात तो यहां कहा जा रहा है। उसके वर्ण, उसके शब्द, उसके अंदर का जो शब्द संयोजन से वाक्य या पद बना, जो भी बना, शब्दावली में डिफरेंस है। यहां आप साइंटिफिक टर्म यूज कर रहे हैं, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, वहां पे इसकी बजाय, चूंकि ये संस्कृत में लिखा लिखा हुआ पोइट्रीज है, जिसको संस्कृत के विद्वानों ने लिखा है। कोई साइंस का बंदा लिखा होता तो इसकी जगह पे एटम कंपाउंड लिखा होता। लेकिन चूंकि हमारे महान गुरु संस्कृत के पंडित थे, वसुगुप्त जी, अभिनव गुप्त जी, उन्होंने व्याकरण के हिसाब से लिख दिया कि वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनता है या पद बनता है। जो किसी भी चीज का नाम और रूप, कोई भी चीज, नाम का मतलब उसकी विशेषता क्या है, विशेषता के आधार पे उसको नाम कहा जाता है। जैसे हम गाय बोलते हैं, गाय का नाम गाय रखा गया, तो गाय का मतलब 4 पैरों वाला, पूंछ, सिर वाला, जो भी गाय की आकृति है, वो गाय की आकृति को प्रदर्शित करता है। गाय बोलने से एक ऐसा जानवर जिसके 4 पैर, मुंह और ये वो गाय, उसका रूप, उसकी आकृति का अर्थ है कि भाई उसका मास, उसका वेट, उसके गुण, उसके बारे में समस्त जानकारी, समस्त तन मात्राएं उसका रूप हो जाता है। तो कोई भी चीज प्रकट होती है या कोई चीज मालूम होती है या मैनिफेस्ट होती है तो नाम और रूप में होती है। किसी भी चीज का मैनिफेस्टेशन नाम और रूप से होता है। कोई भी चीज का दिखना, कोई भी चीज आप देखते हो या नहीं भी देखते हो, उसका नाम और रूप होता है। बिना नाम और रूप का कोई अस्तित्व नहीं है। नाम और रूप
होना चाहिए किसी वस्तु का, तभी वो वस्तु है, वरना वो वस्तु ही नहीं है। वस्तु का मैनिफेस्टेशन ही तब तो अगर वस्तु नहीं है तो वो अपने सूक्ष्म अवस्था में, यानी कि वो मात्रिका या वर्ण के फॉर्म में होगा, शब्द के फॉर्म में होगा। जैसे ही वो वाक्य बनेगा, वो पद बनेगा, वो वस्तु के रूप में सामने आ जाएगा, पदार्थ के रूप में सामने आ जाएगा। तो मात्रिका चक्र क्या है? चेतना की वो ध्वनि संरचना जिससे नाम और रूप उत्पन्न होते हैं। ध्वनि संरचना का मतलब क्या हुआ? हमने कहा था कि जो वर्ण है वो 50 अलग अलग तरह की आवाजें हैं, 50 अलग अलग तरह के वाइब्रेशंस हैं। अब ये अलग अलग जो ध्वनि संरचना है वो हमारे चैतन्य, हमारी चेतना के स्पंदन को बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट, क्रमित, मतलब बहुत क्रम से, सीक्वेंस के, और उसको क्लासिफाई करके, विभक्त करके अक्षर देवियों की परंपरा बनाती है। ये लाइन को आप पढ़िए, देखिए कितना सुंदर लाइन है। मात्रिका चक्र वह सूक्ष्म ध्वनि संरचना है जो चैतन्य स्पंदन को स्पष्ट, क्रमित और विभक्त करके अक्षर देवियों की परंपरा बनाती है। आ रही बात समझ में? यानी कि जो हमारी मात्रिका चक्र है, ये जो अलग अलग वाइब्रेशंस के जो वर्ण हैं वो आपस में इस तरह से जुड़ते हैं, एटम और से कंपाउंड तक बनता है, मॉलिक्यूल होकर के कंपाउंड बनता है। एक क्रम है उसका, वो क्रमित है, स्पष्ट है, क्लियर है, और क्लासिफाइड है, विभक्त है, और उससे अक्षर देवियों की परंपरा बनती है। उससे वस्तु, और उन वस्तुओं से फिर वस्तु बनता है, फिर उन वस्तुओं से और वस्तु बनता है। अब जैसे ये कैंची लोहे से बना, प्लास्टिक से बना, प्लास्टिक और लोहा ये दो चीज से मिलकर के ये बना। ये किताब किताब घास फूस को गलाया पकाया जा करके उसके बाद उसको अलग अलग तरीके से सुखा करके पन्ने बनाए गए। तो वस्तु से फिर अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है, वो परंपरा बनती चली जाती है। एक सोने से आप आभूषण बनाते हैं, कान का रिंग बना लेते हैं, हाथ का कंगन बना लेते हैं, गले का हार बना लेते हैं। तो सोना वही है, वही वर्ण है, वर्ण से अलग अलग अक्षर देवियों की परंपरा बनती है। यही परंपरा नाम और रूप, नाम और रूप मतलब उसका कोई तो संज्ञा, कोई तो नाउन होगा, किसी तरह से उसको पुकारा जाना चाहिए, कोई तो उसको तुम कुछ कहोगे, उस वस्तु को कुछ नाम दोगे, उसको कोई संज्ञा दोगे, और उसका कुछ तो प्रभाव होगा, उसके गुण होंगे, उसकी क्वालिटीज होंगे, उसके जो संरचना का, उसका वो जो बना है उसका कोई मास होगा, कोई वैल्यू होगा। तो यही परंपरा नाम और रूप के निर्माण का मूल कारक है। इसलिए अतः नाम रूप सृष्टि का प्रथम रचनात्मक बिंदु मात्रिका चक्र ही माना जाता है। ये बात आपको समझ लो। नहीं समझ में आया, मैं दोबारा अगली क्लास में पढ़ा दूंगा। यही मात्रिका रहस्य है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मात्रिका रहस्य को समझ रहे होंगे। इस रहस्य को आप जितना ज्यादा समझेंगे, आप तंत्र के गहनतम विषय को समझ पाएंगे। तंत्र में मंत्र कैसे काम करता है, यंत्र कैसे काम करता है, तंत्र में देवी देवता क्या होते हैं, तंत्र में जो भी तांत्रिक व्यवस्था होती है, ये सब का सब इसी मात्रिका विज्ञान पे निर्भर करता है। हम कैसे एक वस्तु को दूसरे में रूपांतरित कर देते, सब विज्ञान है।
जो कुछ विज्ञान आज तंत्र में नहीं मानता है, कल मानने लगेगा। तंत्र अपने आप में एक विज्ञान है, विज्ञान की प्रयोगशाला है, जिसमें हम इसी पॉकेट्स ऑफ पावर, शक्ति, जो वर्ण है, जो मात्रिका है, उसको प्रयोग करते हैं। इन्हीं मात्रिका शक्तियों से हम अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन लाते हैं और पूरी की पूरी तांत्रिक व्यवस्था करते हैं। मात्रिका रहस्य को हम आगे और भी समझेंगे। आने वाले सूत्रों में हम लोग और भी भेद खोलते जाएंगे कि मात्रिका रहस्य हमारे भीतर या हमारे इस पूरी सृष्टि में किस प्रकार से क्रिया करती है, मैनिफेस्ट होती है। आज आप सबका दिन शुभ हो। आप सबको प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम प्रणाम गुरु जी। जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। थैंक यू। प्रणाम जी। धन्यवाद। धन्यवाद।